Welcome back, guys. Today's topic is the world distributed among army groups. अब जो विश्व था वो अलग अलग आर्मी ग्रुप्स में बढ़ गया. हमने देखा कि विश्व युद्ध 2 जब खत्म हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 जब एंड हुआ, तो उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया. फिर हमने देखा कि किस प्रकार से जो 2 कंट्रीज थी जैसे कि यूएस और रशिया, ये दोनों सुपर पावर्स बनकर सामने आए और किस प्रकार से इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो गया. तो अब उसके बाद क्या हुआ, कोल्ड वॉर में हमने देखा कि 2 देश तो वैसे भी अपने अपनी सुप्रीमेसी बताने के लिए तैयार थे. अब इसी दौरान जो वर्ल्ड थी पूरा दुनिया जो थी वो 2 पार्ट्स में बढ़ गई और आर्मी ग्रुप्स बनने शुरू हो गए. अब किस प्रकार से आर्मी ग्रुप्स बने, कौन कौन से थे, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे. तो देखते हैं हम. One of the most important aspect of the conflict of ideology was mutual distrust and sense of doubt on the intention of the rival group. अब जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट रीज़न था उनके बीच में ये कन्फ्लिक्ट का, यानी कि ये जो एक दूसरे के ऊपर मतलब 2 ग्रुप्स बना लिए इन लोगों ने, इसका रीज़न मेन था कि एक दूसरे देशों के ऊपर इनका विश्वास नहीं था. यानी कोई भी देश दूसरे देश के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो देश उसके ऊपर हमला नहीं करेगा या उसको बख्शेगा नहीं. यानी कि हमने देखा था कि किस प्रकार से वर्ल्ड जो थी वो 2 पार्ट में बढ़ चुकी थी. क्यों बटी थी वो? क्योंकि वो एक तरफ रशिया था सुपर पावर और दूसरी तरफ अमेरिका थी. अब देश जो थे वो ऐसा बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि हमारे ऊपर कब्जा नहीं किया जाएगा इन बड़े देशों के द्वारा. तो इस कारण से जो अलग अलग मिलिट्री ग्रुप्स बनाने शुरू कर दिए, अलग अलग लोगों ने, अलग अलग देशों ने मिलकर ग्रुप्स बनाने शुरू कर दिए. Owing to fear born out of mutual distrust and doubt, both the powers established their own military bases. अब जो एक दूसरे के प्रति जो एक अविश्वास था, यानी कि एक दूसरे के ऊपर विश्वास बिल्कुल नहीं था इन देशों को, तो ऐसे में जो मेन पावर्स थी यूएस और रशिया, इन दोनों ने अपने मिलिट्री बेसिस तैयार किए. Led and inspired by America, Western democratic countries on the North Atlantic Oceans established a military organization NATO. अब अमेरिका के साथ मिलकर एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी जिसको नाटो नाम दिया जाता है, जिसको आप आज भी आप टीवी में सुनते होंगे केवल नाटो. नाटो मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. ये बनाया गया था अप्रैल 1949 के करीब. Thereafter, to protect southeastern countries from the onslaught of the Soviet Union communism, America and England established one more military organization in 1945, CATO. अब अमेरिका ने और इंग्लैंड ने मिलकर रशियन पावर से, रशिया के जो मिलिट्री है उससे बचाने के लिए, साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ को बचाने के लिए एक और ग्रुप बनाया. नाटो जो था वो नॉर्दर्न कंट्रीज़ को बचाने के लिए बनाया गया था, यानी कि इसमें नॉर्दर्न कंट्रीज़ ज़्यादा थे, और जो सदर्न पार्ट था उसमें उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको हम सीएटो के नाम से जानते हैं, जो कि 1945 में बनाया गया था. तो ये दोनों आपको याद होने चाहिए. नाटो, इसका फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको बनाया गया था 1949 के अंदर, और दूसरा ग्रुप जो आपके सामने है वो है सीएटो, जिसको बनाया गया था 1945 के अंदर. साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है. नाउ रशिया एस्टेब्लिश्ड a military organization named Warsaw Pact against CATO military organization. अब जिस प्रकार से ये दोनों नाटो और सीएटो, ये अमेरिका और इंग्लैंड यानी कि इन कंट्रीज ने बनाए थे मिलकर, तो वैसे ही रशिया ने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको नाम दिया गया वॉर्सो पैक्ट, जो कि सीएटो के अगेंस्ट में बनाया गया था. वन मोर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो, सेंट्रल ईस्ट नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और बगदाद ट्रीटी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज अंडर द लीडरशिप एंड इंस्पिरेशन ऑफ इंग्लैंड हेयर. अब सेंटो भी बनाया गया जिसमें इंग्लैंड से इंस्पिरेशन लेकर और इंग्लैंड को लीडर लेकर यहाँ पर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर बनाया गया था, जिसको बगदाद ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है. यार वेरियस अरब कंट्रीज जॉइन सेंटो, लेटर ऑन अमेरिका टुक ओवर इट्स लीडरशिप. तो सेंटो जो है CENTO, जिसको हम सेंट्रल ईस्ट नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, इसमें बहुत सारी अरब कंट्रीज थी और बाद में इसकी लीडरशिप इंग्लैंड ने छोड़ दी और अमेरिका ने ले ली. अब हम आगे पढ़ेंगे. तो हमने यहाँ पर देखा इस पैराग्राफ के अंदर कि किस प्रकार से विश्व के अंदर अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए और उन ग्रुप्स के अंदर किस प्रकार से अलग अलग देशों को शामिल किया गया अपनी पावर को बताने के लिए. अब हम टॉपिक पढ़ेंगे आर्मामेंट, डिसआर्मामेंट, न्यूक्लियर वेपन्स क्रिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन. Cold War, which was meant for dominance over the world, gave rise to fierce competition among superpowers, and for the sake of dominance, armament race was given high priority. America had used atom bomb for the first time on 2 cities of Japan, namely Hiroshima and Nagasaki. अब कोल्ड वॉर जो था उसने दुनिया को 2 देश दिए, यानी कोल्ड वॉर में 2 देश हमारे सामने आए, यूएस और रशिया, और दोनों के बीच में एक रेस चालू थी, ये कंपटीशन चालू थी कि अपने आप को सबसे आगे ले जाने के. और ये आगे ले जाने का मतलब यहाँ पर कैसे था कि
ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बनाना, अपनी इकोनॉमी को सुधारना, डेवलपमेंट करना, टेक्निक्स को डेवलप करना। तो इस तरीके से हर एक देश जो था दोनों जो है आगे बढ़ना चाहते थे। और अमेरिका ने अपनी जो प्रभुता थी, अपनी जो पावर थी, वो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिराकर पहले ही सबके सामने बता दी थी। दिस अमेरिका प्रूव्ड इट्स सुप्रीमेसी विद इन नेक्स्ट 4 years। हमने देखा 1949 में सोवियत यूनियन ने भी एटम बम बनाकर न्यूक्लियर टेस्ट करके अमेरिका की जो पावर थी उसके बराबर पहुंचकर उन्होंने बैलेंस कर दिया था पावर को, क्योंकि अब तक अमेरिका के पास बम था, यानी कि न्यूक्लियर पावर थी अमेरिका, लेकिन रशिया नहीं थी। अब रशिया ने भी न्यूक्लियर टेस्ट करके 4 साल के भीतर भीतर अमेरिका के बराबरी का दर्जा ले लिया। America declared blockade of the communist Cuba, which was on southeast. To defend Cuba against possible attacks of America, the Soviet Union sent ships loaded with nuclear missiles in the Caribbean Sea. Both the superpowers threatened each other to use nuclear weapons. The world was almost on the verge of nuclear war. Finally, leaders of America and Soviet Union had a talk on the hotline for the first time. The Soviet Union decided to withdraw its ship and America decided to curb nuclear missiles aimed towards Cuba. This whole episode is known as Cuban crisis। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, क्यूबन क्राइसिस। क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्यूबन क्राइसिस। तो क्यूबन क्राइसिस क्या है, इसमें आपने कहाँ से लिखना है, यहाँ से लेके अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा पार्ट है ये क्यूबन क्राइसिस के अंदर आएगा। तो अमेरिका जो था, अमेरिका ने क्यूबा को ब्लॉक कर दिया, यानी कि क्यूबा के ऊपर अपनी मिसाइलें दागने की तैयारी में था। कौन बात कर रहे हैं हम, अमेरिका की। बहुत ही एक इजी टॉपिक है, डोंट गेट कंफ्यूज कि क्या पूछा गया है, क्या बताया गया, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है, बस मेरी बात को ध्यान से सुनिए। तो अमेरिका ने क्यूबा जो कि एक छोटा सा कंट्री है उसके ऊपर न्यूक्लियर मिसाइलें अपनी उसकी तरफ करके खड़ी कर दी कि भाई तेरे ऊपर मैं अटैक करने वाला हूँ। अब क्यूबा जो था छोटा सा देश था, अब उसके ऊपर अगर अमेरिका अटैक करता है तो वो तो बचने वाला नहीं है। ऐसे में जैसे कि हमने देखा कि अमेरिका और रशिया दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे उस समय, तो सोवियत यूनियन यानी कि रशिया ने अपनी शिप्स भेज दी। किससे भरी हुई थी वो, लोडेड थी न्यूक्लियर मिसाइल से। कौन सी सी के अंदर, कैरेबियन सी के अंदर उसने अपनी मिसाइलें, न्यूक्लियर मिसाइल से भरी हुई शिप्स को वहाँ भेजा और अमेरिका को धमकी दी कि अगर तुमने क्यूबा के ऊपर अटैक किया तो हम तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे। अब ऐसे में एक दूसरे के ऊपर धमकियों का सिलसिला जारी था। अमेरिका ने कहा कि तुम हट जाओ बीच में से, तुम बीच में मत आओ वरना तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन सोवियत यूनियन ने कहा कि तुम हट जाओ, अगर तुमने क्यूबा के ऊपर ऐसा अटैक किया तो हम तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा मतलब माहौल कितना गर्मा गया था, ऐसा लगने लगा कि एक न्यूक्लियर वॉर शुरू होने वाला है, एक ऐसा युद्ध जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ होगा। और अगर ऐसा होता तो मेरे ख्याल से आज दुनिया का नक्शा में अलग ही देखने को मिलता। लेकिन किसी तरीके से सब माहौल ठंडा हुआ और अमेरिका और सोवियत यूनियन के जो अफसर थे, ऑफिसर्स थे, इन्होंने पहली बार हॉटलाइन पे बात की और डिसाइड किया अमेरिका ने कि वो न्यूक्लियर मिसाइल्स जो उसकी हैं, जो कि टारगेट करके क्यूबा को रखी गई हैं, उनको हटा लेगा वो। और दूसरी तरफ रशिया ने भी डिसाइड किया कि वो भी अपनी जो शिप है उसको विड्रॉ कर लेगा, वहाँ से हटा लेगा। तो इस पूरी घटना को नाम दिया गया है क्यूबन क्राइसिस। इट बिगन्स कम्युनिकेशन बिटवीन टू पावर। तो इसके द्वारा ही पहली बार दोनों पावर्स आपस में बातचीत करने लगे, यानी कि अब तक जो दोनों देश थे आपस में बातचीत का सिलसिला इनका जारी नहीं था, कोई बातचीत इनके बीच में नहीं होती थी। लेकिन क्यूबन क्राइसिस के एपिसोड में पहली बार इन्होंने आपस में बात की। दिस इंसिडेंट इज इंपॉर्टेंट टुवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ डिसआर्मामेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। द एंटायर क्यूबन क्राइसिस कंसिडर्ड एज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। तो इसी इंसिडेंट के बाद न्यूक्लियर वेपन्स को कम करने की होड़ लगी, यानी कि किस तरीके से सब देशों को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से रोका जाए। तो हम कह सकते हैं कि क्यूबन क्राइसिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, यानी कि ये कोल्ड वॉर का खत्म होने की शुरुआत थी। अमेरिका, द सोवियत यूनियन एंड द ब्रिटेन अग्रीड ऑन मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर न्यूक्लियर प्रोडक्शन। अब देखिए बड़े देशों ने किस प्रकार से छोटे देशों का शोषण किया, वो यहाँ पर हम पढ़ते हैं। अमेरिका, रशिया और सोवियत यूनियन, यहाँ पर मैं रशिया को कह रहा हूँ, और ब्रिटेन, इन तीनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम तीनों अपने कंट्रोल में रखेंगे न्यूक्लियर पावर को, यानी कि न्यूक्लियर प्रोडक्शन सिर्फ हम तीनों देश करेंगे, उसका एक्सपेरिमेंट और उसको बचा कर रखना है अपने पास, हम सेव करेंगे। कौन? ये 3 देशों ने डिसाइड किया। इस एग्रीमेंट को नाम दिया गया पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। इसको नाम क्या दिया गया? पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। फ्रांस ऑफ कोर्स रिफ्यूज टू साइन दिस ट्रीटी। ये जो ट्रीटी बनाई गई जिसमें इन तीनों देशों ने डिसाइड किया कि हम ही न्यूक्लियर बॉम्ब, यानी कि न्यूक्लियर रिलेटेड कोई भी जो चीज़ है वो सिर्फ हमारे पास ही रहेगी। तो फ्रांस ने इस पर साइन करने से मना कर दिया। चाइना ने भी न्यूक्लियर टेस्ट 1964 में किया, यानी कि इसके मुताबिक सिर्फ ये 3 देश ही टेस्ट कर सकते हैं जो भी करना है, बाकी किसी देश को ऐसा करने की परमिशन नहीं। लेकिन चाइना ने 1964 में न्यूक्लियर टेस्ट किया और फ्रांस ने मना कर दिया इसको साइन करने से।
दिस ट्रीटी इम्पोज्ड बैन और कंडक्टिंग ए न्यूक्लियर टेस्ट इन ओपन एटमॉस्फेयर। इस ट्रीटी के अंतर्गत ओपन एटमॉस्फेयर में आप न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते। एंड ऑफ कोर्स एक्सेप्ट कम्युनिस्ट चाइना द अदर 4 वर ऑलरेडी परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब जो 4 देश थे जैसे फ्रांस, अमेरिका, रशिया और ब्रिटेन, ये चारों ऑलरेडी मेंबर्स थे किसके? सिक्योरिटी काउंसिल के। आज भी ये चारों देश जो हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं। सिर्फ चाइना नहीं था, लेकिन चाइना को भी आज अगर बात करें तो चाइना भी इनका मेंबर है। तो 5 देश इसके मेंबर हैं, अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। तो उस समय चाइना नहीं था। अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन्स एंड मिसाइल्स, द सुपर पावर्स हैव आल्सो डेवलप्ड केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स। अब मिसाइल्स, न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें, इसके अलावा इनके पास केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स भी थे। These weapons of mass destruction can kill millions of people without damaging any materialistic wealth। जैसे कि अभी कोरोना वायरस की बात करें, अगर हम वायरस की बात करें, अगर वो चाइना के द्वारा फैलाया गया है पूरी दुनिया के अंदर, तो ये एक तरह से हम देख सकते हैं इसको बायोलॉजिकल वेपन के तौर पे ही। तो ऐसे जो वेपन्स हैं, बायोलॉजिकल वेपन है, यानी कि इससे क्या हुआ, अभी देखिए अगर ये कोरोना वायरस पूरी दुनिया में अगर फैला, अगर ये चीन की साजिश के द्वारा, जैसे कि हम शुरू में टीवी में सुनते आए हैं न्यूज़ के माध्यम से कि ये चीन की साजिश है, तो अगर हम ऐसे में देखने जाएं तो फिर क्या चाइना को कुछ भी, एक भी बम फेंकना पड़ा किसी के ऊपर? क्या कुछ भी करना पड़ा? कुछ नहीं किया उन्होंने, बस एक ऐसे वायरस को फैला दिया जिससे पूरी दुनिया मर रही है। आज देखिए हम 1 साल से लगभग 8-9 महीने से घर पर बैठे हैं। तो ऐसे में इससे बिना ज़्यादा कुछ किए हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतारा जा सकता है बिना कोई अदर डिस्ट्रक्शन किए। पीपल वुड डाई मिजरेबली व्हाइल सफरिंग फ्रॉम वेरियस डिजीज बिकॉज ऑफ दिस लीथल वेपन्स। तो इसी कारण से लोग बीमारियों से पीड़ित होकर मर जाएंगे। ड्यूरिंग दीज डिकेड्स मैनी इंपॉर्टेंट एंड फार फेचिंग चेंजेस टुक प्लेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। Owing to many reasons, the Cold War among superpowers also ended, and the so nuclear ban treaty helped in this concern. India has always welcomed this treaty, but it is always a supporter of disarmament. The world will be always in danger until the disarmament of lethal weapons is not done. अब सुपर पावर्स जो थी उनके बीच में कोल्ड वॉर ख़त्म हो चुकी थी। न्यूक्लियर बैन ट्रीटी जो थी उसने पूरी दुनिया को एक हद तक देखे जाए तो जो न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने की जो थी होड़, उसमें काफ़ी कमी लाए हैं वो लोग। लेकिन भारत ने हमेशा ही डिसआर्मामेंट का सपोर्ट किया है। डिसआर्मामेंट का मतलब कि पूरी दुनिया के अंदर हथियार होने ही नहीं चाहिए, यानी कि ऐसे हथियार हमारे पास नहीं होने चाहिए जो दुनिया के लिए खतरा हो। जब तक डिसआर्मामेंट नहीं होगा तब तक जो वर्ल्ड है वो एक खतरे में रहने ही वाली है। तो ये था हमारा चैप्टर। होप यू एंजॉयड द वीडियो। जल्द ही आपको मिलता हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम टॉपिक शुरू करेंगे अपना नाइज ऑफ इंडिपेंडेंट नेशंस इन एशिया, और बाकी जो चैप्टर है वो इसको पूरा करेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।